आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार अंजुम, एडिटर इन चीफ। आज हम बात करेंगे 10 मई शाम 5 बजे जिसको सीज फायर कहा गया, युद्ध विराम कहा गया, वो जो समझौता एक भारत और पाक के बीच हुआ, उसके बाद से बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं। भारत की विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं और जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। और सही बात तो ये है कि जिस तरह से ये संघर्ष विराम जिसको कहा जाए, सीज फायर कहा जाए, हालांकि ये है नहीं, ये ऑन होल्ड एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको माना नहीं और 3.5 घंटे बाद फिर से हिंदुस्तान के जम्मू, कश्मीर और राजौरी, पूंछ, अखनूर, यहाँ पे उसने जो गोलाबारी की और सीज फायर को तोड़ा और उसके ड्रोन देखे गए। उसके बाद भी हमारे राजस्थान के बाड़मेर में, जैसलमेर में, भुज में, तो ये और कश्मीर में, जम्मू में, ये जो है ये सीज फायर का उल्लंघन जो पाकिस्तान ने किया, इसको हम नहीं कह सकते कि ये सीज फायर है या युद्ध विराम है या आधा अधूरा जो भी है, लेकिन ये है नहीं। और इसीलिए तमाम सवाल उठे। जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों किया, और पूरी दुनिया भी भारत के और पाकिस्तान के इस सीज फायर से, कथित सीज फायर से बहुत हैरान परेशान है कि ये क्या हुआ एकदम से। अच्छा, इसमें चूंकि अमेरिका बीच में आया और अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और वहां के विदेश मंत्री ने ये कहा कि पूरी रात हम लोगों ने प्रयास किया और हिंदुस्तान पाकिस्तान के आर्मी के और राजनेताओं के प्रतिनिधियों से हमने वार्ता की, उसके बाद ये दोनों देशों के बीच में ये सीज फायर में समझौता हुआ है। और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट अमेरिका लेना चाहता था असल में, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने कल ही 10 तारीख को ही ये बात स्पष्ट कर दी थी, जैसे ये समझौता हुआ, कि बात जरूर की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था सीज फायर के लिए कि वो वार्ता करके और सीज फायर करना चाहता और पाकिस्तान से ये कहा जाए कि वो सीज फायर करे, बल्कि उल्टा पाकिस्तान ने अमेरिका और तमाम दूसरे ममालिक जो देश हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया है, कतर है, अमेरिका है, ये सब देशों में, उसे यूएई है, इन देशों पे उसने गड़गड़ा रहा था बहुत दिन से, 3-4 दिन से, ये जब से उसकी उठाई पिटाई ज्यादा भारतीय सेना ने कर दी, तो वो देशों से गुहार लगा रहा था कोई मध्यस्थता करके और इस युद्ध को रुकवा दे। वो तो ये चाहता था। और उसने कल जो है वो शहबाज शरीफ जब कैमरे पे आए और चैनल से उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका के और सऊदी अरबिया क्राउन प्रिंस जो है प्रिंस सलमान और कतर, यूएई, ये सब देशों के राजनेताओं के हम आभारी हैं कि उन्होंने प्रयास करके भारत के साथ हमारा ये सीज फायर कराया, ये समझौता कराया। तो पाकिस्तान को तो जरूरत थी, हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में था और कई एयरबेस पाकिस्तान के उसने तबाह कर दिए थे। आज शाम को करीब 5-6 बजे के आसपास हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और सरकार का आधिकारिक पक्ष आया, जिसमें ये कहा गया है कि कोई सीज फायर नहीं है और हम इसको नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी उल्लंघन किया इसका, तो इसको माना नहीं है हिंदुस्तान ने अभी, और ऑपरेशन सिंदूर उसी तरह जारी है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर असल में पहले किसी देश के खिलाफ नहीं था हमारा, हमने पाकिस्तान की सैनिक ठिकानों पे कभी हमले नहीं किए थे, लेकिन हमने तो आतंकवादी उनके पहले जो 6 और 7 की रात में जो स्ट्राइक भारत ने की पाकिस्तान में, तो उसमें उसने एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमले करके और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निस्ताबूद किया और तबाह कर दिया, उनको कई आतंकवादी उसमें मारे गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर तो वो है, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे अटैक किया और यहाँ के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाना चाहा, तो भारत ने तो उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर उसने पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पे हमले किए और वहां के कई एयरबेस
लगभग 8 से 10 एयरबेस उसके तबाह कर दिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस जिनसे पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अपने जो युद्धक विमान है वो उड़ाता था, और फिर उसके बाद यहाँ पे घुसने की कोशिश करता था, अटैक की कोशिश करता था, वो हिंदुस्तान का तबाह कर दिया। तो अब भारत की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल गुलाम कश्मीर वो कब वापस कर रहा है, कैसे वापस कर रहा है, इस पर होगी। और इसके अलावा बात ये होगी कि जो आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो हिंदुस्तान में वांटेड हैं, जैसे हाफिज सईद है और मसूद अजहर हैं और दूसरे तमाम आतंकवादी हैं, उनको पाकिस्तान को भारत को सौंपना होगा। इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और प्रधानमंत्री ने भी और विदेश मंत्री ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बात होगी पाकिस्तान से वो DGMO स्तर से होगी, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, उनके स्तर से होगी। कोई बात प्रधानमंत्री के स्तर से या सेना के प्रमुखों की ओर से नहीं होगी। यानी भारत इसको बातचीत को बहुत महत्व नहीं देना चाहता। अगर पाकिस्तान को गरज पड़ी हो वो बात करे, और उसके पहले उसको ये तय कर लेना पड़ेगा कि वो जम्मू कश्मीर गुलाम कश्मीर जो है वो भारत को वापस सौंपना चाहता है, और जो आतंकवादी उसके देश में मौजूद है वो सौंपना चाहता है, और आतंकवाद पे पूर्ण विराम लगाना चाहता है। आगे से कोई आतंकवादी घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आतंकवादी घटना पाकिस्तान की तरफ से पाक परस्त आतंकवादी अगर हिंदुस्तान में आते हैं और कोई वारदात करते हैं, जैसे अभी पहलगाम में उन्होंने किया, तो इसको एक्ट ऑफ वार नहीं बल्कि वार माना जाएगा सीधा सीधा। और ये बात भारत ने दूसरे देशों को, अमेरिका को भी और सभी को बता दिया है कि इसके बाद अगर कोई ऐसा आतंकवादी एक्टिविटी होती है तो भारत सीधा हमला पाकिस्तान पे करेगा, इसके पहले कोई चेतावनी देगा, कोई वार्ता नहीं करेगा। तो आइए आगे इसमें बात करते हैं हम। आम जनता इस लिहाज से तो इसको स्वीकार कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि युद्ध जो है वो हमेशा विनाशकारी होता है, और किसी भी समाज का, किसी भी देश का हित युद्ध से नहीं होता। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो सरकार ने एक बिल्कुल सही फैसला लिया है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात पे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति वहां के जो हैं JD वेंस, जो कुछ ही वक्त पहले हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने इस युद्ध विराम, जिसको कहा जाए सीज फायर कहा जाए, जो भी नाम दिया जाए, इस पर इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश अमेरिका ने की है। और ये कहा है वहां के विदेश मंत्री ने भी, उपराष्ट्रपति ने भी और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी, कि ये जो सीज फायर हुआ है इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रमुख जो प्रतिनिधि थे, जो नेता थे, जो सरकार के नुमाइंदे थे, उनके साथ एक पूरी रात एक वार्ता की है लंबी, और उसके बाद वो इन दोनों देशों के नेताओं को मनाने में सफल हुआ है, कामयाब हुआ है, और उसी के प्रयास है कि ये सीज फायर जो है वो हो पा रहा है। असल में भारत एक ऐसा देश रहा है हमेशा से कि खासतौर से जब मुद्दा कश्मीर का हो तो वो किसी भी देश की मध्यस्थता इसमें पसंद नहीं करता। तो विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी जो दल हैं, वो इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि फिर अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप इसमें किया है मामले में, तो फिर सरकार ने ऐसा निर्णय लिया ही क्यों, उसको इनकार क्यों नहीं कर दिया, अमेरिका को ऐसा श्रेय, ऐसा सहरा लेने का मौका दिया ही क्यों। बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमारी जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, जिसको मोदी सरकार भी कहा जाता है, ये अक्सर इस सरकार ने ये मुद्दा उठाया है कि जब 1948 में कबायलियों की वेशभूषा में पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान में आई थी और कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, और उस समय भी हम लगभग मजबूत स्थिति में थे। उसके बाद भी नेहरू जी जो है वो संयुक्त राष्ट्र में और अमेरिका के दबाव में आके उन्होंने मध्यस्थता के लिए कहा, और वो वहां के प्रतिनिधि यहाँ आए, और आज तक वो मुद्दा जो है वो अटक गया है मध्यस्थता के। हालांकि अभी 370 जो धारा हटाई गई है, उसके प्रावधान हटाए गए,
उसके बाद ये एक नया मोड़ इसने लिया कश्मीर मुद्दे ने, और इसका श्रेय मोदी जी को और अमित शाह को जाता है, बेशक जाता है कि उन्होंने इतने 70 से ज्यादा सालों से जो मामला लटका हुआ था उसको उन्होंने एक ऐसा मोड़ दिया कि जिसमें पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाया और दुनिया भी कुछ नहीं कर पा रही है। केवल एक छद्म युद्ध जो आतंकवादियों के माध्यम से पाकिस्तान हमेशा से छेड़ता आया है, वही उसने कारनामा इस दफा भी 22 अप्रैल को जो 26 पर्यटकों को गोलीबारी में वहां मार दिया है उनके आतंकवादियों ने, वो वाकई एक निंदनीय और एक घृणित, और अगर देखा जाए तो पर्यटकों को डराने के लिए, जो पर्यटकों की संख्या वहां निरंतर बढ़ रही थी, तो उस संख्या को कम करने के लिए ये कारनामा अंजाम दिया। पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के सहारा लेकर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो मुद्दा जो सीज फायर का जो बनाया गया है, जिसको युद्ध विराम कहा जा रहा है, असल में वो युद्ध विराम उसको अभी कह नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि वो जो है, जैसे ही सीज फायर 5 बजे जिसका ऐलान हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान ने उसको मान लिया कि सीज फायर का समझौता हम मानते हैं, उसी के 3.5 घंटे के बाद लगभग 8:30 बजे हिंदुस्तान के राजौरी, पूंछ और अखनूर, ये कुछ इलाके ऐसे थे, और बाद में फिर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और गुजरात का जो भुज इलाका है, ऐसे कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो दिखाई दिए और गोलीबारी भी हुई, गोलाबारी भी हुई। तो ऐसा माना गया एकदम से कि ये युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया, और वाकई भी उल्लंघन था। उसके बाद जो हमारे यहाँ के जो डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मेडिकल ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की और ये कहा, घोर आपत्ति व्यक्त की कि ये अगर इस तरह से करना है तो फिर वो बता दिए, और उसका भरपूर जवाब भी हिंदुस्तान की सेना ने दिया पाकिस्तान को, जो उन्होंने किया। तो उसके बाद फिर वाकई वहां के जो, अब जो भी वजह रही हो, कुछ लोग तो इसको वजह ये बताते हैं कि वहां की जो पाकिस्तान की सेना है, वहां की जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उन्हीं दोनों के बीच में मतभेद है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब वहां के जनरल जो राष्ट्रपति भी थे परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने करगिल में जो कारनामा अंजाम दिया था, उसके बारे में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये साफ कहा था कि उनको धोखा दिया गया, क्योंकि यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक पूरा प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान से लेकर गए थे, जिसमें साहित्यकार भी थे, कलाकार भी थे, राजनेता भी थे, और वो एक दोस्ती की उन्होंने पहल की थी, और वो पहल बड़ी कारगर सिद्ध हो रही थी। उसी पहल को नाकाम करने के लिए वहां की सेना के जो प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ, जो चूंकि सेना का ही शासन था वहां, तो उन्होंने करगिल का जो कारनामा अंजाम दिया था, उसके बारे में नवाज शरीफ को ये कहना पड़ा था कि ये उनकी सहमति से नहीं हुआ, उन्हें धोखा दिया गया। तो इस बार भी जनरल जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान के, वो एक बहुत ही कट्टरपंथी उनको सेना प्रमुख माना जाता है। और जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में कश्मीर के जो आतंकवादियों ने घृणित कारनामा अंजाम दिया, उसके बारे में भी ऐसा माना जाता है कि उसके 3-4 दिन पहले ही उन्होंने पाकिस्तान में एक स्पीच दी थी, और जिसमें ये कहा था कि हिंदू मुसलमान की बात उन्होंने बड़े प्रमुखता से उठाई थी कि दो मुल्क जिनका कल्चर अलग अलग है, जिनकी तहजीब अलग अलग है, और वो कभी एक नहीं हो सकते। उसके बाद ही हिंदुओं को नाम पूछ कर मारा गया पहलगाम में। तो ये तो बिल्कुल तय है कि ये जो उकसावे की कार्रवाई है, भड़काने वाली कार्रवाई जो अंजाम दी पाकिस्तान ने, उसके लिए वहां की जनता, पाकिस्तान की जनता भी और हिंदुस्तान की जनता भी, और जो दुनिया के तमाम समझदार नेता हैं, वो इसके लिए आसिम मुनीर को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। क्योंकि तो अब ऐसे में कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो सीज फायर जो तोड़ा गया 3.5 घंटे बाद, समझौते का जो एक दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, और उसके बाद जो तोड़ा गया और गोलीबारी की गई कुछ इलाकों में हिंदुस्तान के, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसमें सेना का हाथ रहा हो। और फिर एक बात और भी है कि
चीन जो है बड़ा परेशान हो गया। हालांकि हिंदुस्तान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि अमेरिका से उसके कोई मध्यस्थता की बात हुई थी और पहल की थी हिंदुस्तान ने। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो कल रात 10 तारीख को 10 मई को जो रात में 12 बजे वो टीवी पर आए अपने पाकिस्तान टीवी पर, उससे पहले वहां के जो राष्ट्रपति हैं जरदारी, उनसे भी वो मिलने गए थे और टीवी पर आकर उन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत आभारी हैं। और उन्होंने आभार व्यक्त किया था जो सऊदी अरबिया के प्रिंस हैं सलमान और कतर और यूएई, तमाम देशों के नेताओं का उन्होंने आभार ज्ञापित इसलिए किया था कि इन लोगों ने पहल करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम है, इसकी पेशकश उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की तरफ से इसकी पेशकश की गई थी। और ये बिल्कुल उन्होंने खुले तौर पर पेशकश की थी, क्योंकि असल में सही बात यह है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह पिट रहा था। पिछले 2-3 दिन से हिंदुस्तान ने जो तमाम आक्रामक, पहले तो डिफेंसिव था हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ने केवल वहां के आतंकी अड्डों पर ही प्रहार किया था और ये कहा था कि उसका कोई द्वेष या युद्ध लड़ने का इरादा नहीं है और वो केवल आतंकवादियों को जो है वो निशाना बना रहा है। और वो आतंकवादी जो हिंदुस्तान में समय समय पर अपना घुसपैठ करते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं और पाकिस्तान भाग जाते हैं, या उनके आका जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिनके निर्देश पर, जिनके मार्गदर्शन में वो कारनामा अंजाम दिया करते हैं। तो ये जो है कि उन्होंने खुल के कहा था, वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका के हम आभारी हैं और कतर के आभारी हैं, सऊदी अरबिया के आभारी हैं, यूए के आभारी हैं। लेकिन चीन जो है वो पाकिस्तान का अपने आप को दम भरता है कि हम बहुत क्लोज फ्रेंड हैं पाकिस्तान के, और वाकई वो है भी। और कल रात में भी चीन के विदेश मंत्री ने ये बात कही थी 10 तारीख की रात में कि पाकिस्तान उनका एक बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो वो इस बात से चीन बहुत परेशान हो गया कि अगर अमेरिका इस बात का श्रेय ले लेता है कि उसने ये मध्यस्थता करके ये समझौता कराया है, तो चीन की फिर भूमिका बिल्कुल दुनिया की नजर में बिल्कुल नगण्य रह जाएगी और चीन की कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो ये भी मुमकिन है कि चीन ने वहां की पाकिस्तान की सेना को उकसाया हो या वहां की सरकार को उकसाया हो। जिस तरह से हिंदुस्तान कुछ इलाकों में 3.5 घंटे के बाद समझौते के जो 3.5 घंटे बाद जो उन्होंने गोलाबारी की और ड्रोन भेजे, तो वो ऐसा मान रहे थे कि चीन के विदेश मंत्री या वहां के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ये हिंदुस्तान से नए सिरे से बात करके और ये कहें कि पाकिस्तान को हम समझाते हैं और ये उसके बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, इसका श्रेय, इसका सेहरा चीन लेना चाहता था। और ये बिल्कुल सही है कि अच्छा, एक बात इसमें बिल्कुल क्लियर है, वो मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान आए थे जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और बड़े अच्छे से उनकी मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुई थी, परिवार के साथ आए थे। उन्होंने भारत का पर्यटन का भी आनंद लिया, भ्रमण किया, यहाँ के कई स्थल, आगरा भी गए, ताजमहल भी देखा उन्होंने। तो उन्होंने ये इजहार किया था दोस्ती का कि अमेरिका भारत का बहुत पक्का दोस्त है और इस वक्त भले ही दिखाने के लिए या चीन से चूंकि अमेरिका को मुकाबला करना है या जो भी बात है, तो भारत का साथ चाहता है। तो बार बार ये बात कहता है कि भारत हमारा बहुत पक्का सहयोगी है, बहुत अच्छा मित्र है। ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, यही बात जेडी वेंस ने भी कही थी और ये कहा था कि इस बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस युद्ध में अमेरिका की कोई इच्छा नहीं है कि वो मध्यस्थता करे। तो फिर ऐसा सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसा क्या हुआ अचानक के इसमें मध्यस्थता करना पड़ गई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में अमेरिका को। तो इसके बारे में मेरा टीवी के अपने सूत्र हैं, उन्होंने जब ये इस पे एनालिसिस किया इन चीजों का, इसकी विवेचना की, तो ये बात सामने आई कि धीरे धीरे करके ये जो युद्ध है, असल में अभी पाकिस्तान ने एक मिसाइल 2 दिन पहले ही दागी, जो वहां से एक दिल्ली की तरफ उन्होंने मिसाइल दागी थी और दिल्ली को अगर आके गिर जाती तो बड़ी तबाही होती।
लेकिन हिंदुस्तान का जो रक्षा कवच है वो इतना स्ट्रांग था कि उस मिसाइल को हिसार के पास जो जाके गिरी हरियाणा में, उसको बीच में ही इंटरसेप्ट किया गया और उसको वहीं गिरा दिया गया। तो इतना तो तय है कि पाकिस्तान भी बहुत आक्रामक होता जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के सामने उसकी इसलिए नहीं चल पा रही थी कि हिंदुस्तान के पास एक तो S-400 और फिर जो हिंदुस्तान के राफेल और जो दूसरे तमाम लड़ाकू विमान है, पाकिस्तान उनके सामने लाचार अपने आप को महसूस कर रहा था। और ब्रह्मोस जो मिसाइल है हिंदुस्तान की, उसने बड़ी तबाही पाकिस्तान में की और उससे वो पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो उसके नजदीक बिल्कुल हिंदुस्तान नूर खान एयरबेस जिसको कहा जाता है पाकिस्तान का, जो एक बहुत बड़ा वहां का सैन्य अड्डा भी था, उसको हिंदुस्तान ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों से उसको नुकसान पहुंचाया और इस लायक नहीं रह गया कि वहां से हवाई जहाज पाकिस्तान के युद्धक विमान जो है वो उड़ान भर सके और हिंदुस्तान तक, क्योंकि जब असल में आज जो स्थिति है, कोई भी देश दुनिया का वो लड़ाई जब होती है तो थल सेना तो बाद में आती है, वायु सेना जो है वो एक्टिव होती है किसी भी देश की। और वायु सेना अगर उसकी एक्टिव नहीं रहेगी तो कोई भी देश दूसरे देश पे ना तो मुकाबला कर सकता है और न हमला कर सकता है। और ये बात हिंदुस्तान जानता अच्छी तरह से था और बड़े सलीके से बड़े नीति निर्धारित करके यहाँ के जो NSA हैं अजीत डोभाल, उनकी लगातार प्रधानमंत्री से मीटिंग्स हो रही थी और उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हमेशा उपस्थित रहते थे और ये तय किया गया कि पाकिस्तान की अगर रीढ़ तोड़ना है तो इनकी वायु सेना को जो है वो बहुत गहरी क्षति पहुंचाई। यही वजह है कि उनके लगभग 9-10 जो एयरबेस हैं जो प्रमुख, जहां से वो वहां के युद्धक विमान उड़ान भरते हैं और फिर हिंदुस्तान पे आते हैं वो अटैक करने के लिए, तो उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और इसमें कई मिसाइलें हिंदुस्तान ने दागी, लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है यहाँ की वो बड़ी कारगर साबित हुई और उसमें बड़ा नुकसान पाकिस्तानी जो एयरबेस है उनको पहुंचाया। और जो नूर खान एयरबेस है उसी के ज्यादा दूर नहीं है, तो उसमें पास में ही उसके आसपास जो है वो न्यूक्लियर हथियार है उनकी, वो उनका देख रेख करने वाला जो क्षेत्र है न्यूक्लियर हथियारों का, तो वो वहां से बहुत ही नजदीक है। और पाकिस्तान इस बात से घबरा गया कि हिंदुस्तान अगर यहाँ तक आ गया, अच्छा पाकिस्तान क्या घबरा गया, घबरा तो पूरी दुनिया के देश गए, क्योंकि ये जो टेक्निक अपनाई है हिंदुस्तान ने, टारगेटेड मिसाइल जो दागी गई हिंदुस्तान से और पाकिस्तान में वो टारगेटेड मिसाइल ने जाके वहीं जाके संहार किया जहां उनको टारगेट किया गया था। जैसे शुरुआत में एकदम 7 और 6 और 7 की रात में जो 9 पाकिस्तान के आतंकी अड्डे थे उन्हें तबाह किया हिंदुस्तान ने टारगेटेड मिसाइलों के जो प्रहार से। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। पूरी दुनिया में अभी तक केवल अमेरिका ने ईरान में और कई देशों में इस तरह के, यमन में इस तरह के जो प्रहार किए टारगेटेड मिसाइल से, और वो सटीक बैठे बिल्कुल। ईरान के एक बहुत बड़े नेता को जिस तरह से अमेरिका ने मारा था। और अभी इजराइल भी जो है वो जो हमास का और लेबनान और ये तमाम जो ईरान में भी उसने एक मिसाइल ऐसी दागी के वो उनका जो नेता था हमास का वो वहां मारा गया। तो ये टारगेटेड जो मिसाइल सक्सेसफुल इस तरीके से जो जिनके पास थी और जिनके बारे में ऐसा माना जाता था कि ये देश जो है ऐसे देश हैं कि टारगेट करके अगर किसी देश में अगर किसी टारगेट पे मिसाइल दागेंगे तो नहीं लगेगी। हिंदुस्तान ने पहली बार ये कारनामा करके दिखाया। न केवल इससे पाकिस्तान खर्रा गया बल्कि चीन की भी बहुत हालत खराब है और अमेरिका को भी पहली बार ये मालूम पड़ा कि ये इतना सक्षम देश है कि इस तरह से टारगेटेड मिसाइल दाग के किसी भी देश में अपने टारगेट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान का तो स्वाभाविक रूप से, और फिर जब उसका डरना लाजमी है, और जब इसमें जो अभी उसका जो एयरबेस है नूर खान एयरबेस, उसको जब क्षति पहुंचाई हिंदुस्तान ने, और वहीं क्या ज्यादा से ज्यादा 100-150 किलोमीटर के आसपास उसका परमाणु ठिकाना भी है और बड़ा ठिकाना है, तो उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान को या अमेरिका को भी लगना
कि इससे बड़ी तबाही हो जाएगी अगर हिंदुस्तान ने ऐसा किया। और अमेरिका जो है वो हमेशा, अगर किसी भी तरह से आप देखें तो पाकिस्तान के लिए उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। चाहे वो कभी भी हिंदुस्तान से एक जो 1971 का युद्ध हुआ था तो उसने अपना एक बेड़ा भेजा था पाकिस्तान के हेल्प के लिए। तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ ना, जो पहुंच नहीं पाया था उसके बाद ही उसके पहले ही हम लोगों ने फतह हासिल कर ली थी। इंदिरा गांधी का उस समय शासन था और बड़े कारगर तरीके से, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हमने जीत हासिल की थी। और और वो उसका जो अमेरिका का बेड़ा है वो यहाँ पहुंच नहीं पाया था। लेकिन इस बार उसने उसने कह दिया था कि हम इस युद्ध में भारत के साथ है, खुल के कहा था उसने। अब भारत के साथ है या नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये युद्ध दोनों देशों के बीच में हुआ तो उसने हिंदुस्तान की तारीफ की, साथ में पाकिस्तान के भी आर्मी की और वहाँ के जो राजनेता हैं, शहबाज शरीफ वगैरह जिनके विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी तारीफ की कि बड़ी सूझबूझ से उन्होंने काम किया। तो अब ये बताइए आप कि इसमें उनकी तारीफ की कौन सी बात है, इसमें कौन सा उन्होंने ऐसा पाकिस्तान के नेताओं ने उनका कारनामा, वो तो पिट रहे थे और पिट रहे हैं। भारत ने बात अगर ट्रंप की मान ली तो वो इसका पूरा फायदा, जो लाभ मिलने वाला है वो पाकिस्तान को मिलने वाला है। हिंदुस्तान को तो, बल्कि यहाँ का विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, ऐसे नहीं उठा रहा है। हिंदुस्तान तो लगभग जीत की कगार पे खड़ा हुआ था। मोदी जी ने ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 6-7 मई की रात में जो यहाँ पर प्रहार हुआ था, जो पाकिस्तान पे किए गए थे 9 आतंकवादी अड्डों पर, वो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी। उनके एयरबेस जो है वो, उनका नुकसान बहुत ज्यादा इतना पहुंचा दिया है। जब वो एयरबेस से जब उड़ान ही नहीं भर पाएंगे उनके युद्धक विमान, उसमें हमारे ख्याल से 3-4 एयरबेस रह गए थे, 8-10 एयरबेसों को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, उनकी मिसाइल हिंदुस्तान से दागी गई। तो वो तो उसकी कमर टूट गई थी, क्योंकि बिना एयरफोर्स के कोई लड़ाई जीत नहीं सकता कोई भी देश। तो ये पाकिस्तान भी समझ गया था कि अगर थलसेना भी आगे बढ़ती है, चाहे हिंदुस्तान की थलसेना हो या पाकिस्तान की हो, तो उसको जो सपोर्ट है वो वायुसेना से मिलता है। वायुसेना पहले आगे बढ़ के वहां पे बमबारी करती है और फिर उसके बाद में थलसेना आगे बढ़ती है। तो ये तो हमेशा का रहा। अच्छा, इसके बाद में पाकिस्तान इतना डरा हुआ था कि उसने 300-400 ड्रोन जो हिंदुस्तान की तरफ भेजे। उनके बारे में ऐसे कहा जा रहा है कि एक तयशुदा नीति के तहत एक नीति निर्धारित करके उसने ऐसा किया ताकि वो ये देखना चाहता था कि हिंदुस्तान के पास कितना सक्षम है, हिंदुस्तान इन ड्रोन को गिरा सकता है नहीं, और हिंदुस्तान ने वो करके दिखा दिया। तो इससे भी वो बहुत डरा हुआ था। और फिर ये रावलपिंडी के पास जो नूर खान एयरबेस है उसको तबाही, कई और एयरबेस, 8-10 एयरबेस उनके तबाह कर दिए। तो वो बहुत घबराया था, वो खुल के कह रहा था कि कोई देश जो है वो हिंदुस्तान को कहे और मध्यस्थता करे आके और इसको युद्ध को रुकवाए। और ऐसे में अमेरिका ने जो है वो उसका श्रेय लेने की कोशिश की, और हिंदुस्तान ने चूंकि अमेरिका की जो बात है तो उसको एक तरह से माना। उसके बाद ये सीज फायर का जो समझौता है ये हुआ है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? सबसे ज्यादा फायदा बेशक पाकिस्तान को होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत मजबूत स्थिति में था और इस वक्त दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। अभी IMF से उसने लोन उसको सैंक्शन हुआ $20 अरब का। तो वो एक, हालांकि हिंदुस्तान ने बड़ा विरोध उसका किया था, और ये बिल्कुल तय बात है कि कुछ देश ऐसे हैं जो पश्चिमी देश हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के लिए। अगर नहीं रखते हो तो उनमें अमेरिका भी शामिल है, तो वो लोन सैंक्शन हो नहीं सकता था। बहरहाल जो भी है, सॉफ्ट कॉर्नर तो उसका है अमेरिका का, और उसने जो है ये समझौता करा के श्रेय लेने की कोशिश भी की है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है हिंदुस्तान का, जो उसने छेड़ा था 6 और 7 मई की रात में, थोड़ा कामयाब जा रहा था। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि फिर इसको इस तरह से क्यों किया गया। अब ये जो हुआ है असल में ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। 1948 में नेहरू जी ने भी यही किया, फिर 1965 का युद्ध हुआ भारत पाक के बीच, उसमें भी यही हुआ, हम जीते और लेकिन वो बाद में समझौता कर लिया।
1971 में तो इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, बहुत बड़ी जीत हासिल करी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर, और लगभग 93,000 सैनिक उनके हमने बंदी बनाए, और गिड़गड़ा रहा था पाकिस्तान। हम लोगों ने भारत का जो एक माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी, जिसको सनातनी माइथोलॉजी कहते हैं, वो यही है कि अगर दुश्मन क्षमा मांगता है तो उसको बख्श देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। उस नीति पे चलते हुए हिंदुस्तान में जो है वो उसके न केवल वो छोड़ दिए सारे सैनिक छोड़ दिए, और एक शिमला समझौता, शिमला में वहाँ के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय, उन्होंने और इंदिरा गांधी के बीच में वो शिमला समझौता हुआ। तो वो जो शिमला समझौता हुआ उसमें ये तय हुआ था कि एक एलओसी, एक पहले ऐसा निर्धारण उसका नहीं था, तो एलओसी को निर्धारित किया गया था। ये तय हुआ था कि इसके बिना वजह जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है अक्सर, ये नहीं होगी। और भुट्टो जो है वहाँ के राष्ट्रपति, वो पाकिस्तान जैसे ही पहुंचे तो उसी वक्त वो समझौता तोड़ दिया गया, शिमला समझौता, वहां से फायरिंग शुरू हो गई। तो ये पाकिस्तान, असल में पाकिस्तान क्या है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा देश है पाकिस्तान जिसकी तुलना कुत्ते की दुम से की जाती है। कुत्ते की दुम को कितनी भी तुम किसी भी उसमें रख लो आप, पाइप में या किसी चीज में, लेकिन जब वो निकालोगे तो कीड़ी ही निकलेगी। यही पाकिस्तान का है। अभी भी उसने यही किया कि 5 बजे समझौता हुआ युद्ध विराम का, और 3.5 घंटे के बाद फिर से वहां से गोलाबारी शुरू कर दी, युद्ध विराम तोड़ दिया। तो ऐसे देश के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था, जहां हम बिल्कुल कमर अगर उसको तोड़ देते, और सांप है जैसे, सांप को बिल्कुल सफाना अगर कुचलेंगे नहीं आप, तो पलट के काट लेंगे, और यही पाकिस्तान ने किया। अभी कोई गारंटी नहीं है, तो ये हालांकि समझौते की शर्तें हैं वो मोदी जी की तरफ से या जो भी उनके प्रतिनिधि थे, बहुत ही कड़ी शर्तें हैं। एक तो उसमें जो समझौता है उसमें कहीं ये शामिल नहीं है कि जो सिंधु जल समझौते को भारत ने निलंबित किया था वो उसको फिर से बहाल कर देगा, और पानी का संकट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट है, तो उसको नहीं माना भारत ने कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी कह दिया कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से अब आतंकवादी आता है और उस तरह की कोई एक्टिविटी आतंकवादी की तरफ से होती है, किसी भी पाकिस्तान परस्त आतंकवादी, तो ये साबित होता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो फिर बिना किसी चेतावनी के हिंदुस्तान को हमला करने का हक है, क्योंकि उसको युद्ध माना जाएगा, ऐसा भी हिंदुस्तान ने कह दिया है। तो शर्तें तो मोदी जी ने वाकई बड़ी कड़ी लगाई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि शर्तें उसके लिए होती हैं जो उनको माने। पाकिस्तान मान चुका है, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। पाकिस्तान ने न तो शिमला समझौता माना, न जो भी बीच बीच में जो भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच कश्मीर को लेकर जो भी समझौते हुए या जो भी विचारों का आदान प्रदान हुआ, उसको कभी उसने नहीं माना। तो जाहिर है कि वो अभी हाल के हाल पिट रहा था बहुत ज्यादा, और हालत उसकी बहुत खराब है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ के जो बैंक है, उसने प्रमुख बैंक ने सारे बैंकों को ये निर्देश दिए थे कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का कितना भी पैसा बैंक में जमा हो, अगर वो निकालते हैं तो एटीएम से 3,000 ज्यादा रुपए उसको मिलते हैं। और समझ सकते हैं आप, जो वहाँ के जितने भी फौजी अफसरान हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, वो अपना पैसा विदेशों में ट्रांसफर कर रहे थे कुछ दिन से, जब से ये हुआ 6-7 मई की रात से। और ये वहाँ के बैंकों ने इस बात को पकड़ा भी है, बल्कि इसका ऑब्जेक्शन भी किया गया कि ये पाकिस्तान का पैसा पूरा जा रहा है। लेकिन अब आर्मी चूंकि बीच में है, तो आर्मी को कौन रोक सकता है। तो बहरहाल ये जो अमेरिका ने किया, ये जहां तक समझ में आता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना डराने का काम करता है। जब करगिल में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे भारत के, और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो करगिल में बिल क्लिंटन थे उस समय राष्ट्रपति अमेरिका के। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को ये फोन किया था कि साहब आप इस युद्ध को रोक दीजिए, और अगर नहीं रोका गया तो इसका बड़े विध्वंसकारी परिणाम होंगे। तो वाजपेयी साहब ने उनसे, बिल क्लिंटन साहब से पूछा था कि आप ये बताइए कि जो सलाह आप हमें दे रहे हैं, ये सलाह आपने पाकिस्तान को भी दी है। तो बिल क्लिंटन ने ये कहा था कि नहीं, पाकिस्तान के हमारे जो वहाँ के राष्ट्रपति है परवेज मुशर्रफ, और वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब, उनसे हमारी जो बात हुई है, वो बात ये हुई है कि अगर आप इसको नहीं रोकेंगे युद्ध को, तो फिर वो पाकिस्तान जो है वो उसमें परमाणु हमला कर सकता है।
अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कितना उनका व्यक्तित्व, जैसे इंदिरा गांधी का लौ व्यक्तित्व कहा जाता है, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, मैंने ये मान लिया आपकी बात को, और ये मैं मानता हूँ कि मेरा आधा भारत खत्म हो जाएगा अगर परमाणु हमला करेगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को भी आप ये बता दीजिए कि वो कल सुबह का सूरज नहीं देखेंगे, और उन्होंने फोन काट दिया था। तो एक तो वाजपेयी साहब थे, और मोदी साहब जो है उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो इतने स्ट्रिक्ट हैं जिस तरह। तो अब इसमें क्या कूटनीति है? ये निश्चित तौर से कोई कूटनीति का मामला है। मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो कोई डरने वाला व्यक्तित्व नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते विपक्षी पार्टियां हैं या कांग्रेस है या जो भी पार्टियां हैं कुछ भी कहती रहे कि साहब मोदी साहब डर गए। मोदी जी का व्यक्तित्व है वो डरने वाला व्यक्तित्व है ही नहीं। इसमें कोई ना कोई ऐसी कूटनीति शामिल है। अब कूटनीति क्या हो सकती है? ये भी हो सकता है कि आगे जाके उसका भेद खुले, ये भी हो सकता है कि वो बात राज ही रहे कि उन्होंने क्यों ये फैसला लिया और अमेरिका की बात मानी। हालांकि तुरंत ही भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि इसमें डायरेक्ट हमारी बात जो है वो पाकिस्तान की सेना के और वहाँ के सरकार के अधिकारियों के साथ हुई और नेताओं के साथ हुई, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधियों के साथ हुई, और उसके बाद ये विराम हुआ है। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है ऐसी स्पष्ट। हालांकि दबे जवान से ये स्वीकार किया था कि अमेरिका प्रयास कर रहा था, इस तरह का उसने प्रयास किया है। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है कि अगर ऐसा था तो फिर आपने अमेरिका की बात मानी क्यों? अब ये भी हो सकता है कि ये युद्ध जब आगे जाके परमाणु हमले में भी कन्वर्ट हो सकता था, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब उसके पास तो ज्यादा कुछ हथियार वगैरह रहे नहीं है, और जिस तरह से उसके 9 एयरबेस तबाह कर दिए हैं हिंदुस्तान ने, तो उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। तो वो हो सकता है परमाणु विकल्प, और ये बात उसने अमेरिका को, राष्ट्रपति को, वहां के उपराष्ट्रपति को या विदेश मंत्री को भी लगातार वो लोग संपर्क में थे तो बताया हो, तो ये बात उनके दिमाग। दूसरा, हिंदुस्तान अगर उनके परमाणु ठिकानों को नष्ट करता, जैसे कि वो रावलपिंडी तक पहुंच गया था और वहां पे वो एयरबेस को नष्ट किया, तो अब वो ज्यादा दूर नहीं थे उनके परमाणु ठिकाने वहां से। वो वहां से अगर वो ऐसा हो तो वो भी बड़ी तबाही का कारण बनता। तो अच्छा, इसके अलावा चीन जो है, चीन का रुख बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। चीन वैसे तो ये कह रहा था कि हम तटस्थ हैं, और जब शहबाज शरीफ ने कैमरे पे आके ये बात कही और ये कहा कि हम ये युद्ध विराम इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, और केवल तुर्की एक ऐसा देश था कि जिसने, तुर्की ने वाकई उसके साथ दिया, और जो भी ड्रोन वगैरह वहाँ 400 ड्रोन एक साथ भेजे थे सब तुर्की के थे। ये तो बिल्कुल यहाँ उनकी जब जांच हुई विशेष हुआ तो ये प्रमाणित हो गया। तुर्की की तो उन्होंने तारीफ की उसने, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश ने, इस्लामिक देश ने, या यहाँ तक कि चीन ने जो दम भरता था पाकिस्तान का दोस्त होने का, उसने भी साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान, अब ये बात चीन को बड़ी समझ में आई कि यार ये युद्ध तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके हित जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, चीन के। और कॉरिडोर जो है उसका, तमाम जो गुलाम कश्मीर है, जो तमाम योजनाएं चीन की वहां चल रही है। तो चीन ने इसीलिए उसमें अजीत डोभाल से, वहां के विदेश मंत्री ने बात की थी जब 8:30 बजे वो युद्ध पाकिस्तान हुआ और वो बात हुई, तो अजीत डोभाल ने भी स्पष्ट ये बात कर दी थी कि हम जो है वो युद्ध कभी नहीं चाहते थे, और युद्ध हमारी इच्छा भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये हम पे थोपा गया है। हम तो आतंकवादी अड्डों पे हमने कार्रवाई की थी, और वो आतंकवादी अड्डे वो थे जो हिंदुस्तान में समय समय पे आके, अभी 22 अप्रैल को भी पहलगाम में जो 26 पर्यटकों को मारा, जिसमें पाक परस्त आतंकवादी थे, पाक के भी आतंकवादी थे। तो ये हमने वहां पे जाके ये किया है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीन जो है उसका रुख कभी साफ होता नहीं है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर उसका हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहता है। अमेरिका का तो समझ में आता है कि अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की तरफ रहता था, लेकिन इस बार उसने कम से कम खुल के ये बात कही तो है कि इस लड़ाई में हम भारत के साथ, बहुत बड़ी बात है। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके जो भी एक्टिविटीज रही हैं, वो कहीं भी ऐसा ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से उसके हित अभी भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने और विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के राजनेताओं की और वहाँ की सेना की भी तारीफ की हिंदुस्तान के साथ साथ, कि दोनों ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से काम किया, और ये युद्ध विराम का जो हमारा प्रस्ताव था इसको मान लिया। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये
जो हुआ है, ये ऑब्जेक्शनेबल विपक्ष के नेता जो हैं उनके बीच में तो निश्चित तौर से इसको ऑब्जेक्शन उसमें मांग भी की जा रही है, खासतौर से कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कि इसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। कपिल सिब्बल हैं उसमें, खड़गे साहब हैं और भी लोग हैं, क्योंकि अभी संसद का सत्र तो अभी होने वाला है नहीं, वो तो काफी दूर है। वो कह रहा विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए और इसमें तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर जो सहमति हिंदुस्तान की सरकार ने जो जताई है वो ऐसा क्यों किया, और उसके बारे में बिल्कुल अपनी स्थिति सरकार स्पष्ट करे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो समझौता हुआ है जब भारत जीतने के बिल्कुल कगार पे, अगर ये 3-4 दिन भी युद्ध और चल जाता तो इसमें निश्चित तौर से भारत की जीत होती और पाकिस्तान की तो हार अभी भी है। पाकिस्तान इसमें एक्चुअल क्या है, पिट चुका है। 3-4 दिन से पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह से हिंदुस्तान की सेना ने पिटाई की है और उनके तमाम एयरबेस जो है वो नष्ट कर दिए हैं। तो इसमें कोई कहने की ये बात नहीं है कि पाकिस्तान, अच्छा एक बात और भी है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो उसमें खुद भी उनके फूट है। जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान के सेना प्रमुख और उनके कमांडर, जो आसिम मुनीर जो फैसले ले रहे हैं इस युद्ध के बारे में शुरू से, उनके कमांडर्स ने उन फैसलों पे ऑब्जेक्शन किया है कि वो फैसले सही नहीं थे, क्योंकि एक धर्मांध सेना प्रमुख माना जाता है उनको, आसिम मुनीर को। और जब कोई व्यक्ति धर्म के बारे में वैसे ही कहा जाता है कि धर्म जो है वो अंधा होता है, तो ये जो युद्ध, इसको एक तरह से युद्ध ही कहा जाएगा जो कुछ भी हुआ है 6-7 मई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरह का युद्ध था। इसको इनकार नहीं किया सकता कि युद्ध नहीं था। भले ही भारत कुछ भी कहता रहे कि वो तो आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए, और फिर जब पाकिस्तान ने भारत पे कुछ आक्रमण करने की कोशिश की, अपने ड्रोन भेजे, गोलीबारी की, तो हमने उसका बदला दिया उनके। पहले उसने सेना के ठिकानों को टारगेट नहीं किया था हिंदुस्तान ने, बिल्कुल सही बात है। और फिर उसने जब वो पाकिस्तान ने गुस्ताखियां की तो हिंदुस्तान ने भी वो सब किया। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमने केवल वो उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई, हमने तो केवल जो भी स्टेप लिए उसके बाद लिए, पहल हमने कोई नहीं की। ये बात सही भी है, लेकिन है ये युद्ध, क्योंकि हिंदुस्तान ये समझ गया था, मोदी सरकार ये समझ गई थी कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, और ये पूरे देश में हिंदुस्तान में ये आक्रोश भी था जबरदस्त पहलगाम की घटना के बाद कि मोदी साहब बदला लो, मोदी साहब बदला लो। तो मोदी साहब को तो बदला लेना ही था, और बड़े ही सुनियोजित तरीके से ये बदला लिया गया। और इसमें खास बात ये रही कि बेउमका सिंह और सूफिया, ये दो हिंदुस्तान की एयरफोर्स की जो बहुत बड़े जो अधिकारी हैं, इन्होंने उसको डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व रही है, और प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें इन दोनों को आगे किया सरकार ने। उसका एक कहीं ना कहीं संदेश ये भी था कि देखिए दुनिया ये कहती है कि हिंदुस्तान पक्षपात करता है मुसलमानों के साथ। अब देखिए कि जो कर्नल सूफिया जो है वो, उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ वहां पे जो अपना जो मिशन था, जो टारगेटेड मिसाइल थी या जो भी वहां पे जाके बमबारी की गई, गिराया, उनको नुकसान पहुंचाया है, उसमें बहुत बड़ा रोल है उनका। और बेउमका सिंह, और फिर प्रेस ब्रीफिंग भी यही लोग करती थी, बहुत महत्व दिया भारत ने महिलाओं को। उनके बारे में भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उनको रैंक भी, उनको कमीशन नहीं दे रही थी सरकार। बड़ा जो भी हुआ, लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ। हमारा जितनी बार, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, चाहे बालाकोट की स्ट्राइक हुई हो, हम भारत की जो वायुसेना है, उनके जो अफसर या उनके जो जवान उस मिशन में शामिल थे, तो ये उनको सेहरा, उनका श्रेय उनको जाता था कि उन्होंने कभी भी वहां पे मतलब एक भी जवान को हिंदुस्तान की सेना ने खोया नहीं। ऐसे ही इस बार भी हुआ कि वहां जाके हमारे जो जवान है, वो अलग बात है कि बीएसएफ का एक जवान उनके गोलाबारी में जो सही हुआ, या कुछ नागरिक हमारे मारे गए, लगभग 20 के करीब हमले में नुकसान तो हुआ है। और नुकसान तो किसी भी जंग में, कोई भी जंग हो, नुकसान तय है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो ये युद्धविराम का जो समझौता हुआ है, और अभी इसको अस्थायी समझौता कहा जा सकता है एक तरह से, ये ऑन होल्ड है।
क्योंकि इसमें 12 मई को दोपहर में 12 बजे इसमें बात होगी दोनों देशों के डीजीएमओ और जो उनके सेना के अधिकारी हैं और सरकार के प्रतिनिधि हैं। उसके बाद ये तय होगा कि आगे क्या किया जाना है। लेकिन फिलहाल तो युद्ध रुक ही गया है, तो युद्ध रुकने की खुशी जो है वो दोनों देशों की जनता को तो कम से कम है, क्योंकि जनता ही निर्दोष लोग नागरिक मारे जाते हैं हमेशा युद्ध में। और कोई भी युद्ध हो कहीं भी हो, ये बिल्कुल तय है कि हमेशा नुकसान जो है वो जनता का होता है। तो कुल मिला के जो भी बातें मैंने आपको कही वो अपनी सच्चाई है उनकी सभी। और अब देखिए क्या होता है। सरकार, क्योंकि कुछ चीजें गोपनीय होती हैं, विपक्ष है, कांग्रेस है, तो ये कह रहे हैं कि साहब क्या आपकी ट्रम्प से बात हुई, या क्या आपने दिमाग में क्या आइडिया आया आपका कि आपने ये विराम ये समझौता ये सीजफायर स्वीकार किया। तो सरकार जरूरी थोड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से भी ऐसा होता है कि कुछ चीजें गोपनीय रखी जाती हैं, सरकार के बीच में होती है या दो देशों के नेताओं के बीच में होती है। तो वो कांग्रेस को या किसी और विपक्षी पार्टी को सारी बातें बताई जाए, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार को बताना ही पड़ेगा। और वो ब्रीफिंग कर भी रही है, बीच बीच में जानकारियां देती है। लेकिन ये मुमकिन है कुछ चीजें राज हैं, राजगीर हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि हम लोगों ने ये एक तरह से अधकुचरा फन जो है वो सांप का छोड़ दिया है। और वो हमारे लिए हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा ना हो साबित, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह का इतिहास रहा है और वो कुत्ते की दुम उसको कहा जाता है, और वो फिर अपना हुनर अपनी हरकत दिखाएंगे। तो ऐसे में कैसे इनकार किया जा सकता है कि जो कुछ भी समझौता होगा या भी हुआ है 12 तारीख को जो भी या उसके आगे जो होगा, उनको अब पालन करेगा बातों का, वो बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तान और चीन दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो कोई समझौता नहीं मानते, और जब वक्त पड़ता है तो हर समझौते से मुकर जाते हैं। बहरहाल आगे फिर किसी नए टॉपिक पे हम आपसे रूबरू होंगे और आपसे मुखातिब होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।